बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे, हमने जो है लास्ट टाइम जीआईटी को स्टार्ट किया था, डिस्फेजिया पढ़ लिया था और इसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर पढ़ लिए थे। अब उसके बाद हम आते हैं इसोफेजियल इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन पे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपके पास गट आता है। गट क्या है? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ है। इसको रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? रिफ्लक्स होता है गैस्ट्रिक कंटेंट का, कहाँ पे? इनटू लोअर इसोफेगस पे। ठीक है, रिजल्टिंग फिर क्या होती है? इसोफेजियल इरिटेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। जाहिर सी बात है, जब जो है जो गैस्ट्रिक कंटेंट है ना, ये आपका इसोफेगस है और ये क्या है? आपका स्टमक है। पता नहीं मैं कैसे बना रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और बहुत पता नहीं कैसा ही स्टमक बनाया है मैंने। अब ये क्या है? यहाँ पर जो है ना, सॉरी, मैं क्या करूँ, जल्दी चीज़ों को हम लाइफ में चाहती हूँ कि शॉर्ट टाइम में ज़्यादा बोल पाऊँ, तो उसकी वजह से मैं कुछ गलत ही बोल लेती हूँ। अच्छा, क्या होता है कि गैस्ट्रिक कंटेंट जो है ना, वो क्या होता है कि लोअर इसोफेगस के अंदर उसकी वो एंटर कर जाता है, रिफ्लक्स कर जाता है। ये रिफ्लक्स कहेंगे ना कि ये गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर रिफ्लक्स कर रहा है इनटू लोअर इसोफेगस में। जब वो ऊपर आएगा गैस्ट्रिक कंटेंट, खुद सोचो, जब यहाँ पे लोअर इसोफेगस में आएगा तो इसको क्या करेगा? इसोफेगस को इरिटेट करेगा और फिर क्या होगा? इसोफेजियल इरिटेशन से क्या होगी? एक वक्त होगा कि इरिटेट करता जाएगा, फिर क्या होगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इसी वजह से हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन पढ़ रहे हैं कि गैस्ट्रिक कंटेंट जब वो स्टमक से लोअर इसोफेगस में एंटर होता है या उसका रिफ्लेक्स होता है, तो एक इसोफेजियल इरिटेशन करवाता है, फिर उसके साथ क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसे रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस भी कहते हैं कि रिफ्लक्स होने से, गैस्ट्रिक कंटेंट के रिफ्लक्स होने से इसोफेगस की इन्फ्लेमेशन हो रही है, जिसे हम इसोफेजाइटिस, आइटिस मतलब इसोफेगस की इन्फ्लेमेशन हो रही है। इसी वजह से इसका दूसरा नाम क्या है गट का? रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दी इसकी डेफिनेशन। अब पैथोजेनेसिस क्या होती है? खुद सोचो, जब गैस्ट्रिक कंटेंट जा रहा है ऊपर, ठीक है, रिफ्लक्स हो रहा है उसका लोअर इसोफेगस, तो इसका मतलब क्या है कि जो एलईएस है वो जो है ना, उसकी रिलैक्सेशन हुई है, वो इनकम्पिटेंट है। इनकम्पिटेंट का क्या मतलब है कि उसने अपनी एबिलिटी खो दी है, लैक ऑफ एबिलिटी है। ठीक है, उसकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए थी कि गैस्ट्रिक कंटेंट को क्या करना चाहिए था? रिफ्लक्स होने से बचाना चाहिए था, लेकिन वो इनकम्पिटेंट है, मतलब वो अपनी एबिलिटी क्लोजर की खो चुका है, वो रिलैक्स हुआ हुआ। इस वजह से गैस्ट्रिक कंटेंट आसानी ऊपर जाके इसोफेगस को इरिटेट कर रहे हैं और देन इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं। ठीक है, या आप कह लो कि ट्रांसिएंट कुछ देर के लिए रिलैक्सेशन हुई हुई है। ठीक है, और ये बाकी क्या है? स्पॉन्टेनियस विदाउट स्वेलोइंग फिजियोलॉजिकल हो सकती है, इसको छोड़ दो, बस ये है कि ठीक है, पैथोजेनेसिस में आपने ये याद रख लेना है कि एलईएस ट्रांसिएंटली रिलैक्स हुआ है, जिससे गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर जा रहा है। ये एलईएस जो है वो इनकम्पिटेंट है, वो अपनी लैक ऑफ एबिलिटी है एलईएस की, कि वो जो है ना गैस्ट्रिक कंटेंट को रोक नहीं पा रहा है इसोफेगस में जाने पे। ठीक है, जबकि एक्लेजिया में हमने क्या पढ़ा था कि वो तो इसोफेगस में खाना फंस गया था, वो स्टमक में नहीं जा रहा था, क्योंकि उसमें एलईएस की क्या हो रही थी? टोन बढ़ी हुई थी, एलईएस रिलैक्स नहीं हो पा रहा था, तो वो मोटिलिटी डिसऑर्डर है। ठीक है, ये क्या है? इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि गैस्ट्रिक कंटेंट दोबारा से क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है, लोअर इसोफेगस को इरिटेट कर रहा है, वहाँ से इन्फ्लेमेशन हो रही है। जाहिर सी बात है, जब ऊपर जा रहा है तो आप एक सेंस होता है कि आप बोलोगे अच्छा एलईएस अपना काम नहीं कर रहा। जो एलईएस यहाँ पे लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर है वो इनकम्पिटेंट है, वो अपनी एबिलिटी खो चुका है। इसी वजह से गैस्ट्रिक कंटेंट बआसानी ऊपर जा रहा है इसोफेगस में और उसको इरिटेट कर रहा है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है। अब रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? स्लाइडिंग हाइटल हार्निया हो सकता है। हाँ, ये ऐसा होता है कि जो आपका जो है ना स्टमक का पार्ट जो है ना, जिस तरह से मैंने लिखा है कि जो जंक्शन होता है ना, स्विजल जंक्शन, वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो इसोफेगस और स्टमक जो है ना, वो रेफर करता है गैस्ट्रोफे, और पार्ट ऑफ स्टमक प्रोट्यूट कर जाता है चेस्ट में। जब वो पार्ट ऑफ स्टमक की जो है, ये आपका वो है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना आपका जो है ना ऊपर ये प्रोट्यूट कर गया है स्टमक। ठीक है, चेस्ट में प्रोट्यूट कर गया है। और ठीक है, तो अभी आगे पढ़ोगी भी कि स्लाइडिंग हाइटल हार्निया क्या होता है कि गैस्ट्रिक का पोर्शन जो है ना ऊपर जो डायफ्राम के ऊपर आ गया है, और वो जो है ना इस वजह से वो ऊपर से इजीली जो है ना गैस्ट्रिक कंटेंट को लोअर इसोफेगस पे करवाती है। स्लाइडिंग हाइटल हार्निया है, डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग है। ठीक है, अब आप देखो अपने अपने कॉपी पे ना, जब भी आपसे कोई रिस्क फैक्टर पूछे ना, तो आप एक डायग्राम बना लो कि भाई ये आपका जो है ना स्टमक है, ये इसोफेगस है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि बेटा आप ये बताओ कि ये गट आपने बता दिया कि क्या होता है, आपने ये भी पैथोजेनेसिस बता दी, आप इसकी रिस्क फैक्टर बताओ। तो आप क्या बताओगे कि भाई एक तो स्लाइडिंग हाइटल हर्निया है कि स्टमक का पोर्शन ऊपर प्रोट्रूड कर गया है। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है?
कि जो है ना गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो रही है, वो मतलब वो जो खाना है ना वो स्टमक के अंदर बहुत देर तक रह रहा है। जब वो बहुत देर तक रह रहा है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बहुत डिले हो रही है, तो वो खाना क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप फिर दूसरा डायग्राम की देखते बताओ कि और क्या कॉज हो सकता है। और तीसरा ये हो सकता है कि जो म्यूकोजा की जो कैपेसिटी है ना रिप्रेटिव की, वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें जो खाते हैं, मैं भी बहुत शौकीन हूँ मसालेदार चीज़ों की। ठीक है, तो ऐसे जो भी बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, वो कचौरी और पता नहीं क्या क्या, तो फिर वो क्या करते हैं, उनका म्यूकोजा जो है ना एक वक्त के साथ क्या हो जाता है, अपनी रिप्रेटिव कैपेसिटी खो देता है, रिडक्शन हो जाती है। तो उनमें भी देखा गया है कि वो और जो है ना गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर आ रहा है। ठीक है, और मोस्टली जब मैं एक हफ़्ते या अभी तो मैं बहुत कम खा रही हूँ, लेकिन पहले होता था कि ये जो है ना, और आप लोगों में भी जो बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाता होगा तो उन्होंने भी महसूस किया होगा कि हाँ, जो गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर आ जाता है तो वो हमारी इस बेवकूफ़ी की वजह से होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ये चीज़ें खाते हैं। तो इस तरह से खुद समझो। ठीक है, कि कैपेसिटी ऑफ म्यूकोसा जब वो रिडक्शन हो जाती है और डिक्रीज एलियस टोन, अब यहाँ पे टोन कम हुआ है। ठीक है, टोन कम हुआ है मतलब एलियस खुला पड़ा हुआ है, टोन कम है ना, तो ये किस वजह से हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म अगर किसी को है, या किसी को सीनियस डिप्रेसेंट है, या कोई प्रेगनेंसी के केस में हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा शराबी है, बहुत ज़्यादा टोबैको ले रहा है। ठीक है, तो इन केसेस में जो एलियस टोन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, इस वजह से इजीली गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर जाता है। और मैंने दूसरा क्या बताया कि हर्निया की वजह से होता है, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया और डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, और क्या होता है कि जो कैपेसिटी होती है ना म्यूकोसा, उसमें रिडक्शन आ जाती है। ठीक है, इस वजह से वो गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर मैंने बता दिए और 2-3 दफ़ा मैंने बता दिए। ठीक है, बार बार। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स में मुझे क्या मिलेगा, इसोफेजियल लेवल पे मुझे ये मिलेगा, पेशेंट बोलेगा कि मुझे ना हार्ट बर्न होता है। हार्ट बर्न हम समझ जाएंगे कि हार्ट बर्न का है, इसका मतलब कि क्या है, जो यहाँ से गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर जा रहा है तो उसके हार्ट को बर्न कर रहा है, लाइक सीने में जलन कर रहा है ना, तो रिगर्गेटेशन भी हो सकती है मेजर सिम्टम। हार्ट बर्न इज प्रोवोक बाय बेंडिंग, स्ट्रेनिंग और लाइंग डाउन, और ये जो है प्रोवोक हो सकती है जब वो बेंड करता है, या वो सीधा जो है वो लेइंग डाउन करता है। डिस्फेजिया हो सकता है, वो बोलेगा मुझे निकलने की प्रॉब्लम है, और साथ में जो है ना वाटर ब्रश, वो बोलेगा कि मेरा मुंह ना थूक से बढ़ जाता है। स्लाइवेशन ड्यू टू रिफ्लेक्स ग्लैंड स्टिमुलेशन एंड एसिड एंटर द गलेट, जब एसिड जो है, जब वो गैस्ट्रिक कंटेंट के साथ एसिड भी तो एंटर होता है ना इस लोअर इसोफेगस में, तो फिर क्या होता है कि म्यूकोजा जो होता है ना, जो इसोफेगस, वो जो है ना स्लाइवेशन बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर देता है, किसके नतीजे में, एसिड जो इंटर हो रहा है गलेट में या इसोफेगस में, तो उसकी वजह से उसका मुंह थूक से भर रहा है, वाटर ब्रश हो रहा है, स्लाइवेशन हो रही है ड्यू टू रिफ्लेक्स सैलरी, मतलब दोबारा से सैलरी ग्लैंड की स्टिमुलेशन हो रही है, वो इस वजह से क्योंकि गैस्ट्रिक कंटेंट इसोफेगस में आ रहा है, तो जब एसिड आ रहा है तो फिर क्या होगा, जो सैलरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होंगे और स्लाइवेशन होगी, उस वजह से उसे वाटर ब्रश हो सकता है। तो ये इसोफेगस के लेवल पे होगा कि उसे हार्ट बर्न होगा, डिस्फेजिया होगा, वाटर ब्रश होगा। 3 एक्स्ट्रा इसोफेजियल ये होगा कि वो बोलेगा कि मुझे जो है ना चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है। ठीक है, और इस तरह से ना, और हम समझ जाएंगे कि हार्ट बर्न की वजह से एटिपिकल चेस्ट पेन हो रहा है, और वो बोलेगा कि मुझे साथ में खांसी भी होती है इससे ना, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, वो जो खाना ऊपर जा रहा है इरिटेट कर रहा है इसमें उसको इन्फ्लेम, तो वो साथ में लंग्स को भी इरिटेट कर रहा है। ठीक है, एस्थमा की कंडीशन डेवलप कर रहा है, एस्पायरेशन हो रही है पीछे लंग्स में। ठीक है, अच्छा, लेरेंजाइटिस हो सकता है, लैरिंग्स को इरिटेट कर रहा है, तो फिर क्या होगा कि लैरिंग्स को इन्फ्लेट भी कर सकता है लेरेंजाइट, और डेंटल एरोजन भी हो सकती है। ऐसे लोगों के ना दांत आपको एरोड भी दिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें डेंटल एरोजन भी दिखेगा, रिकरेंट चेस्ट पेन होगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये सारे एक्स्ट्रा एक्सपोजर वो बता रहे होगा कि मुझे ये है, ये है। और अच्छा, वो और जो हमने एक्लेजिया और उसमें डिफ्रेंशिएट ये करना है कि वो हार्ट बर्न, सीने की जलन बताया, गर्ड मैंने बताया था ना कि इसमें हार्ट बर्न होता है गर्ड में, मैं आगे बताऊंगी। एक्लेजिया में जब मैं बता रही थी, एक्लेजिया मैंने क्या बताया था कि इसमें हार्ट बर्न नहीं होता, क्योंकि इसमें तो एलियस जो लोअर से उसकी टोन बहुत ज़्यादा है, वो बन पड़ा हुआ है, तो गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है हार्ट बर्न भी नहीं होगा, सीने की जलन भी नहीं होगी। लेकिन गर्ड में क्या है कि एलियस की टोन कम है, इसका मतलब वो खुला हुआ है, तो गैस्ट्रिक कंटेंट बासानी ऊपर आ रहा है, इस वजह से हार्ट बर्न इसमें आपको मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट वाली बात है, कोई रट्टे वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैंने तो काफ़ी अपनी कोशिश की है बार बार बताने की, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जिसको हम ना सिनेरियो में थोड़ा सा जो है ना, मतलब उस वक्त स्ट्रेस इतना होता है कि चीज़ें समझ तो सब है कि यार एलियस टोन इसमें कम है, तो उसमें ज़्यादा है, इसमें हार्ट बर्न हो सकता है, लेकिन उस वक्त प्रेशर इतना होता है बच्चे पे कि वो फिर मिस कर देता है। लेकिन मैं बार बार आपको बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा, डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, बैरियम पीएच मॉनिटरिंग करेंगे, मैनोमेट्री कर लेंगे, प्रेशर चेक कर लेंगे। मैनोमेट्री में एलियस को ये गर्ड में आपको प्रेशर क्या मिलेगा, टोन कम है ना, तो प्रेशर कम मिलेगा, जबकि एक्लेजिया में आपको प्रेशर ज़्यादा मिल रहा था। मैं आपको साथ साथ ना रिलेट कर रही हूँ, पीएच मॉनिटरिंग करोगे, पीएच आपको ज़्यादा मिलेगी क्योंकि गैस्ट्रिक कंटेंट, पीएच आपको कम मिलेगी क्योंकि गैस्ट्रिक कंटेंट आ रहा है। और क्या है,
बेस्ड ऑन हिस्ट्री एम्पिरिकल ट्रायल, आपने हिस्ट्री ले ली जिस तरह से उसकी, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लिख के दे दी, ओमेप्रोजोल या लैंसोप्रोजोल, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले। अब क्या होगा, एंडोस्कोपी आपने कब करनी है, जब क्या हो, और एक ये याद रखना कि जो पीएच मॉनिटरिंग है ना वो गोल्ड स्टैंडर्ड है इसके लिए, जबकि एक्लेजिया में गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था, मैनोमेट्री थी, ठीक है। मैं साथ साथ डिफ्रेंशिएट करके बता रही हूँ क्योंकि यही चीज़ें फिर आती है, ठीक है। अब एंडोस्कोपी आपने कब करनी है, जब हाँ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे हमने पेशेंट को दे दिया, अब वो 1 हफ्ते बाद आके कह रहा है या 2 दिन के मुझे जो है ना फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हमने एंडोस्कोपी तब लिख के देनी है जब फेलियर हो जाए, रिस्पॉन्ड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ओमेप्रोजोल लैंसोप्रोजोल से काम ना बने, या उसकी एज जो है ना 55 ईयर से ऊपर हो, अलार्म सिम्टम्स है, डिस्फेजिया भी हो, साथ में एनीमिया भी हो। एनीमिया मतलब कि उसको जो है ना ब्लड लॉस भी हो रहा है, उसके जो खून की कमी भी हो रही है और वेट लॉस भी हो रहा है, ठीक है। और पॉजिटिव फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट है, मतलब हिडन ब्लड स्टूल मिल रहा है आपको, उसमें जो है ना ब्लड मिल रहा है स्टूल में, हिडन ब्लड, ठीक है। अच्छा, डायग्नोसिस अगर फिर भी आपको जो है ना एंडोस्कोपी से भी पता ना चले, डायग्नोसिस अनसर्टेन है, एंडोस्कोपी आपकी नॉर्मल आई है, मतलब एंडोस्कोपी में जो आपने कैमरा डाल के देखा है उसमें वो आपकी नॉर्मल आई है, लेकिन अभी भी आपकी डायग्नोसिस अनसर्टेन है, तो आपने क्या करना है, मैनोमेट्री करनी है, ठीक है। उस मैनोमेट्री करोगे तो आपको एलियस का प्रेशर कम मिलेगा, क्योंकि इसमें टोन कम है, एलियस खुला पड़ा हुआ है, रिलैक्स हुआ हुआ है, तो टोन तो कम मिलेगी ना। जबकि एक्लेजिया में आपको प्रेशर इंक्रीज मिल रहा था, क्योंकि उसमें टोन ज़्यादा थी, वो बंद था, इसी वजह से फूड जो है या लिक्विड जो है, खाना पानी नहीं जा रहा था स्टमक में। यहाँ पे जो गोल्ड स्टैंडर्ड है या मोस्ट एक्यूरेट है वो क्या है, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। और ये ट्रैक कर लेता है एसिड रिफ्लेक्स को इसोफेगस में, ठीक है। पीएच लेवल को हम देख लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे जो है ना पीएच लेवल कम है, मतलब एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स हो रहा है, तो ये मोस्ट एक्यूरेट है। उसके अलावा अब इसको हम वो कैसे करेंगे, अब हमने डायग्नोस कर लिया ना, पहले हमने पेशेंट को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दिया, लेकिन जब उसका काम नहीं बना तो हमने एंडोस्कोपी करवा ली, और एंडोस्कोपी भी हमने तब करवानी है जब उसको एनीमिया हो, वेट लॉस की कंडीशन हो, डिस्फेजिया हो, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से भी काम नहीं हो, अगर एंडोस्कोपी भी नॉर्मल आ गई तो फिर हम मैनोमेट्री करवा ली, 24 पीएच मॉनिटरिंग करवा ली, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसको गट की कंडीशन है। अब लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन है उसकी ये करेंगे कि आपने जो है ना लॉस, मतलब अपना वेट लॉस नहीं वो करना है, अवॉइड करना है, और अपने हेड जो अपना हेड है ना बेड पे उसको एलिवेट रखना है, ठीक है, ताकि थोड़ा मतलब इस तरह से ना आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से थोड़ी सा रिलीफ मिल सकता है। और लार्ज और लेट मील नाइट, रात को जो लोग भर भर के खाना खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं उसी में, तो उन लोगों में भी गट की कंडीशन दिखेगी, तो आपने ये भी अवॉइड करना है कि रात को लेट नाइट खाना ये ज़्यादा नहीं खाना, ठीक है। अब ये एल्गोरिथम ट्रीटमेंट ये है कि आपने सबसे पहले तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दिया ना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होता है, ओमेप्रोजोल लैंसोप्रोजोल होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो है ना आपके हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस को इनहिबिट कर देता है, जो कि गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। तो जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इस तरह से रिलीफ मिल जाएगा सिम्टम में और इस विजाइटिस में भी, ठीक है। इन दोनों में रिलीफ मिलेगा, सिम्टम भी पेशेंट के कम होंगे और सुबह की इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगी, रिलीफ हो जाएगी। लेकिन इसके साइड इफेक्ट ये है कि पेशेंट को सर दर्द रहेगा, डायरिया की कंडीशन रहेगी, और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन, जो कि मैंने इन्फेक्शन डिसीज में बताया था कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक खाने की वजह से होता है, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की वजह से भी ये साइड इफेक्ट देखा गया है। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दूसरा दे सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल है, इसमें सिमेटिडिन, रेमेटिडिन, फेमोटिडिन आ जाती है, और ये क्या करता है, ये हिस्टामिन की जो एक्शन होता है ना पैराइटल सेल पे, उसको ब्लॉक कर देता है। जब वो ब्लॉक कर देता है तो डिक्रीज हो जाती है एसिड सिक्रीशन, ठीक है। तो ये एसिड सिक्रीशन को कम करता है, ये एसिड प्रोडक्शन को कम करता है बाय दी इनहिबिटिंग हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस, और ये हिस्टामिन के एक्शन को पैराइटल सेल पे ब्लॉक कर देता है, जिससे से एसिड सिक्रीशन नहीं हो पाती, और ये सिर्फ सिम्टम को रिलीज करता है, ये इसोफेजाइटिस को हील नहीं करता, जबकि वो इसोफेजाइटिस को भी हील कर रहा था प्रोटॉन पंप, और ये सिर्फ सिम्टम को करता है। ये आपने, और सेम हेडेक, डायरिया, हाइपरटेंशन करवाया, और गायनोकोमेस्टिया सेमेटिडिन में याद रखना है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट जो जाती है मेल्स में, ठीक है। तो ये मैंने फार्माकोलॉजी यहीं बता दिया, क्योंकि ऊपर जब मैं ये एल्गोरिथम बताऊंगी तो इसमें यह है कि सबसे पहले पेशेंट को तो मैंने, उसने जब मुझे सारे सिम्टम बताए कि सीने में जलन हो रही है, खाना निकलने में प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन है, और जो है मुझे खांसी रहती है, और क्या बताया उसने कि मुझे जो है बस ये, और मैंने सारे उसके जब डेंटल चेक किया तो मे भी उसको एरोजन मिले, ठीक है। तो मुझे सारे वो मिल गए, डेंटल एरोजन तो मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फिर मैंने उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लिख के दे दी, ओमेप्रोजोल लैंसोप्रोजोल ये लिख के दे दिया फुल डोज। अब क्या होता है, 1 हफ्ते बाद वो आता है कि हाँ मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है इससे, इसका मतलब कि पेशेंट गुड रिस्पॉन्स के साथ आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं उसे बोलूँगी ठीक है मैं उसे खुद बुलाऊँगी कि आपने 1 हफ्ते बाद आना है, मैं उसे पूछूंगी कैसा रिस्पॉन्स, बोला बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, तो
मैं वैसे बोलूँगी बस आपने इस मेडिसिन कंटिन्यू रखना है, ठीक है, ये बोलूँगी। लेकिन वो अगर आता है 1 हफ्ते बाद और ये कहता है कि मैं तो मेरा जो है ना मतलब ये मज़ीद वर्स्ट हो गया, कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, उसको जो है ना परफॉर्म 24 और पीएच मॉनिटरिंग करवाऊँगी, ठीक है। ये जो वो होता है, जैसे मैंने बताया कि मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन है, ये करवाऊंगी। अगर वो पॉजिटिव मिल गया, लाइक एसिडिक मिल गया, क्योंकि गैस्ट्रिक कंटेंट में एसिडिक अगर पीएच जैसी कम मिल गई, एसिडिक मिल गया, तो मैं उसकी सर्जिकल फंडोप्लाइकेशन करवाऊंगी। ये सर्जरी होती है फंडोप्लाइकेशन में, सर्जरी में इंशाल्लाह जीआईटी में बताऊंगी, यहाँ भी बता देती हूँ। लेकिन अगर ये 24 और पीएच में मुझे नेगेटिव मिल गया, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दूंगी, कि मे भी क्योंकि ये सीएनएस डिप्रेशन की वजह से भी देखा गया है ना, अभी मैंने रिस्क फैक्टर में जो बताया था कि सीएनएस डिप्रेशन की वजह से भी एलईएस की टोन वो हो जाती है, तो मैं उसे क्या ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर दे दूंगी, कि इसमें भी शायद डिप्रेशन की वजह से हो ये, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव एसिडिक आ गए तो मैं उसे सर्जिकल फंडोप्लाइकेशन, ये इसमें पता है क्या होती है सर्जिकल फंडोप्लाइकेशन सर्जरी, ये देखो, ठीक है। अब सर्जरी में क्या होता है, उसकी क्या इंडिकेशन है कि फेलियर हो जाए मेडिकल थेरेपी, मतलब जो मैंने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या एस्ट्रोएस्पिन एंटागोनिस्ट दिए वो फेल हो जाए, उससे पेशेंट का काम नहीं बन रहा था ना, इसी वजह से तो मैंने जब उसका पुअर रिस्पॉन्स आया तो मैंने 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग की, जब मुझे मिला कि हाँ एसिडिक है तो फिर मैंने सर्जिकल फंडोप्लाइकेशन किया ना, तो फेलियर हो जाए मेडिकल थेरेपी का, और अनविलिंग टू टेक लॉन्ग टर्म प्रोटॉन पंप पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से काम ना चले, सीवियर रिगर्गेटेशन हो, मतलब मज़ीद सीवियर हो गई वो। और बैरेट इसोफेगस ये होता है कि जो नॉर्मल इसोफेगस की स्क्वामस लाइनिंग होती है ना, वो कोलमनार में चेंज हो जाती है, प्रोलॉन्ग जब इन्फ्लेमेशन रहती है ना इसोफेगस में, तो उसकी लाइन चेंज हो जाती है, लाइनिंग जो होती है स्क्वामस से कोलमनार में चेंज हो जाती है, उसे बैरेट इसोफेगस कहते हैं। आगे आएगा तो मैं बताऊँगी, ठीक है। तो ये जब इंडिकेशन अगर मुझे मिल गई तो मुझे सर्जरी करनी ही है, लाइक मुझे नहीं, अभी मैं सर्जन नहीं हूँ, लाइक सर्जन को फिर सर्जरी करनी पड़ती है, और इसको कहते हैं नेजन फंडोप्लाइकेशन। इसमें ये होता है कि 360 को वो कर देते हैं, जिस तरह से ये अगर ये अब आपको पता है कि इसमें टोन जो होती है किसकी, लोअर एसोफेजियल की, ये खुला रहता है, टोन कम होती है ना, तो एलियस खुला रहता है, इसमें से गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं नेजल फंडोप्लाइकेशन में करते हैं कि जो स्टमक का जो वो है ना पार्ट, इसको हम इस तरह से मोड़ के इस पर ले आते हैं, ताकि ये थोड़ा सा क्या हो जाए, इसको जो है ना थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए और ये खुला ना रहे, तो इस तरह से 360 बाय हम लपेट के नेजल फंडोप्लाइकेशन कहते हैं। लेकिन ये मैं सही से बताऊंगी सर्जरी के पार्ट में, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। कॉम्प्लिकेशन क्या है गट की, वही इसोफेजाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, बैरेट इसोफेगस अभी मैंने बताया कि लाइनिंग चेंज हो जाती है, प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन जब इसोफेगस में रहती है तो क्या होता है कि स्क्वामस कोलमनार में चेंज हो जाती है, जिसे बैरेट इसोफेगस कहते हैं। अच्छा, ये आगे आएगा भी। और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसोफेजाइटिस जब रहता है ना तो उसे ब्लड लॉस हो जाता है, उसकी मतलब उल्टियाँ भी हो सकती है, ठीक है, तो खून की उल्टियाँ, तो ब्लड लॉस होने की वजह से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है। बिनाइन एसोफेजियल स्ट्रक्चर ये होता है कि नैरोइंग हो जाती है, ठीक है, जब एक इन्फ्लेमेशन रहती है एक लंबा अरसा की, ठीक है, तो उसमें क्या होगी, फिब्रोसिस हो जाएगी। एक लंबा अरसा इसोफेज में इन्फ्लेमेशन है तो क्या होगा कि उसमें फिब्रोसिस हो जाएगी, वो नैरो हो जाएगी इसोफेजियल, ठीक है, और ये बिनाइन इसोफेजियल स्ट्रक्चर। और गैस्ट्रिक वल्वुलस हो सकता है, लाइक एयर बबल्स मिलेंगे आपको, वो जो हाइडल है ना वो ट्विस्ट हो जाएगा, इफ़ हाइडल अगर हाइडल ना प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे मुझे वार्निंग भी मिल गई है कि आपका मोबाइल बहुत गर्म हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन है। अब हाइडल हर्निया क्या होता है, हर्निएशन होती है, जैसे मैंने बताया था किसकी हर्निएशन होती है, स्टमक की अपवर्ड इनटू द चेस्ट के ऊपर जो है ना इसोफेजियल हाइएटस, ये जो है ना ये क्या होता है आपका, ये आपका इसोफेगस है और ये आपका स्टमक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पार्ट है ना ये इसकी ना इस तरह से ऊपर ये इसोफेजियल हाइएटस में, ये देखो स्टमक का पार्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, थ्रू इसोफेजियल हाइएटस और डायफ्राम है ना, ये डायफ्राम का जो हाइएटस वाला है ना जगह, वहाँ से स्टमक ऊपर प्रोट्यूट करके जा रहा है, हर्निएशन हो रही है स्टमक अपवर्ड इन द चेस्ट, तो ये हाइडल हर्निया है। अब इसमें दो टाइप, एक स्लाइडिंग हर्निया है, एक रोलिंग। स्लाइडिंग को एक्सियल कहते हैं और रोलिंग को नॉन एक्सियल कहते हैं। स्लाइडिंग वाला 95% केसेज में होता है, मोस्ट कॉमन टाइप स्लाइडिंग ही है। और नॉन एक्सियल क्या होता है, पैरा इसोफेजियल। रोलिंग है ना, तो पैरा इसोफेजियल मतलब कि इसोफेगस के गिर्द घूम जाता है, वो स्टमक ऊपर हर्निएशन के बाद इसोफेगस के गोल घूम जाता है, तो इसे पैरा इसोफेजियल हर्निया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखना कि स्लाइडिंग जो होता है ना वो हर्निएशन प्रॉक्सिमल स्टमक की होती है उसमें, ठीक है, जबकि इसमें जो होती है ना इसमें ग्रेटर कर्वेचर की होती है। रोलिंग में जो है ना ये ग्रेटर कर्वेचर